6,000 करोड़ से भी ऊपर का पैसा अडानी साहब ने ओवर इनवाइस किया। तो क्या ये डिनायल आया? ये नासिर अली से मेरा कोई संबंध नहीं है, विनोद अडानी से, विनोद अडानी की कंपनियों का चैंग चुंग लिंग से कोई संबंध नहीं है, ये बयान नहीं आया। सेबी के बारे में जो बता रहा हूँ कि सेबी के चेयरमैन थे यूके सिन्हा, और उन्होंने कुछ नहीं किया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने उनको पूरे कागज़ दिए, कागज़ के साथ सीडी भी दी, उन्होंने कुछ नहीं किया। कभी भी भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर कोई अलायंस बना है, वो अलायंस चुनाव में जीता है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये हो रहा है, ये अलायंस का अलायंस है। जो बिल पास कराने के लिए राज्यसभा में बीजेडी या वाईएसआरपी कांग्रेस या दूसरी पार्टियां आ जाती हैं, तेलुगु देशम पार्टी आ जाती है, कभी क्या ये अपना डेथ वारंट साइन करने आएंगे कि उनकी विधानसभाएं भंग करके चुनाव 2024 में करा दिए जाए? एक बच्चे को पिछले साल 15 नंबर मिले, ये बार 30 नंबर मिले, तो अपने बाप को बताएगा कि मेरे नंबर में 100% का जंप आया। देखिए, अडानी का जो मामला आया कल, वो एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट है, जो ये जो टैक्स हेवन हैं उनमें कंपनियों की क्या कारगुजारियाँ हैं, वो ब्लैक मनी की ट्रेल को इन्वेस्टिगेट करता है। चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे माइन ऑफ आइल हो, ये 9,000 कंपनियों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसको कहते हैं पेंडोरास पेपर्स। ये पेंडोरा पेपर्स में 9,000 कंपनियों, ट्रस्ट और फाउंडेशंस के करप्शन को उन्होंने उजागर किया है। इनमें अडानी भी है, और ये अडानी के खिलाफ जो पेपर ट्रेल आई है वो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आगे जाती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कुछ शॉर्ट सेलर थे, उन्होंने आरोप लगाए थे, इसमें पेपर ट्रेल है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो आई है वो ये है कि 6,000 करोड़ से भी ऊपर का पैसा अडानी साहब ने ओवर इनवाइस किया मॉरिशस को, और मॉरिशस से वो अडानी के भाई के कंपनियों के थ्रू, विनोद अडानी की कंपनियों के थ्रू, उनकी शेल कंपनी के थ्रू भारत में अडानी पे ही इन्वेस्ट हुआ। ये बड़ा भारी अपराध है, स्कैम है। और जो विनोद अडानी हैं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी ताकि भारत का कानून उनके ऊपर लागू ना हो सके। अब उनकी जो शेल कंपनियां हैं उसमें एक चीनी व्यक्ति है, उसका नाम है चैंग चुंग लिंग, उसमें एक नासिर अली है। तो अडानी साहब का डिनायल आया। तो क्या ये डिनायल आया कि ये नासिर अली से मेरा कोई संबंध नहीं है, विनोद अडानी से, विनोद अडानी की कंपनियों का चैंग चुंग लिंग से कोई संबंध नहीं है, ये बयान नहीं आया? एक बात। दूसरी बात, 2014 में सेबी के चेयरमैन थे यूके सिन्हा। अब वो यूके सिन्हा साहब जब चेयरमैन थे, वो उनको डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इस घपले के बारे में बताया था कि 6,000 करोड़ से ऊपर पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं किया, क्लीन चिट दे दिया 2 साल में। वही सिन्हा साहब अब एनडीटीवी के डायरेक्टर हैं रिटायर होने के बाद। एनडीटीवी कौन है? जिसको अडानी ने खरीदा अभी। तो आप देखिए कि ये सर्किल है करप्शन का, और ये मोदी साहब को बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि आप किसी भी गांव में, अभी आप मुंबई में बैठे हुए हैं, आप महाराष्ट्र में जाओ, आप उत्तर प्रदेश में जाओ, आप बिहार में जाओ, आप तमिलनाडु में जाओ, अभी कर्नाटक के इलेक्शन से मैं वहाँ गया था, किसी से भी बात करोगे अडानी का, वो अडानी और मोदी को जोड़कर देखता है। तो मोदी साहब के लिए व्यक्तिगत तौर पे उनकी क्रेडिबिलिटी पर ये बड़ा भारी निशान है। सेबी के बारे में जो बता रहा हूँ कि सेबी के चेयरमैन थे यूके सिन्हा, और उन्होंने कुछ नहीं किया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने उनको पूरे कागज़ दिए, कागज़ के साथ सीडी भी दी, उन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी भी सेबी ने क्लीन चिट उनको दिया हुआ है, या इन्वेस्टिगेट ढंग से नहीं कर रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा उनको, सुप्रीम कोर्ट को अपनी कमेटी बनानी पड़ी, ओवरसाइट कमेटी बनानी पड़ी। तो इसलिए सेबी को इसमें
अगर सेबी नहीं करेगी तो सेबी का भी एक जो क्रेडिबिलिटी का लॉस है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सेबी का अगर क्रेडिबिलिटी का लॉस होगा तो भारत में विदेशी निवेश नहीं होगा। अगर भारत में इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है तो विदेशी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंड्स भारत पे आने से कतराएंगे। ये बड़ी बात है। कोई मतभेद नहीं है। आपको कहाँ से बता दिया, किसने बता दिया मतभेद है? दिल्ली में देखा अंदर हमारे पीछे 70 करीब लोग बैठे हुए हैं 28 पार्टियों के। आप इसी होटल में मीटिंग चल रही है जहाँ मैं बैठा हूँ, हैं? आपको कहाँ से मतभेद की बात सामने आ गई? कोई मतभेद नहीं है। इंडिया अलायंस एकदम एक है और इनकी सॉलिड स्ट्रेटजी 2024 के इलेक्शन के लिए बन रही है। और कभी भी भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर कोई अलायंस बना है, वो अलायंस चुनाव में जीता है। चाहे वो 77 का अलायंस हो, चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो जो देवगौड़ा और गुजराल साहब की बनी। तो अलायंस जब भी बनते हैं वो सरकार बनाते हैं। ये भारत के चुनाव का इतिहास है। नहीं क्यों डी राजा कैसे फटकार देंगे? आप देख रहे हैं कि वहाँ पे 11 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। डी राजा भी एक सीपीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। सीपीआई ऑलरेडी एक अलायंस में है। इंडिया अलायंस में नहीं, इंडिया अलायंस के अंदर भी कई अलायंस है। वो लेफ्ट फ्रंट का है। वो लेफ्ट फ्रंट का चुनाव बंगाल में एक साथ लड़ते हैं, वो केरल में एक साथ लड़ते हैं। तो ऑलरेडी अलायंस में है वो। महाराष्ट्र में एक महाविकास अघाड़ी है, वो अलायंस में है। बिहार में सत्ता में सरकार नीतीश कुमार की, महागठबंधन है, वो अलायंस है। झारखंड में एक अलायंस है महागठबंधन, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस का। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का अलायंस है। कश्मीर में गुपकर अलायंस है जिसमें कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है। तो ये तो सारे अलायंस तो बने हुए पहले से। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये हो रहा है, ये अलायंस का अलायंस है। उनका नाम आ गया। दो बातें हैं। एक तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्व राष्ट्रपति को राजनीति में घुसेड़ा गया। कभी भी राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद को इतने छोटे काम के लिए नहीं लगाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, शिगुफा है, मजाक है, ये बोगस बात है एकदम। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। आखिरी बार 1951-52 में हुआ था, तब आज़ादी नई मिली थी। आप उसकी डिटेल में जाइए। संविधान के थ्रू, संविधान के ज़रिए पॉसिबल है क्या ये? संविधान में कितने अमेंडमेंट करने पड़ेंगे? वो अमेंडमेंट, संविधान के अमेंडमेंट करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर को आप छेड़ेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर को छेड़ेंगे तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए संविधान के संशोधन के लिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। उसके बाद 28 राज्य हैं। 28 राज्य में 14 राज्यों की विधानसभा, 15 राज्यों की विधानसभा उसको अनुमोदित करें, रेटिफाई करें, तब वो प्रेसिडेंट साइन होगा। कौन से 15 राज्य होंगे? 11 मुख्यमंत्री तो पीछे बैठे हमारे। कौन से 15 राज्य होंगे जो इसको हाँ करेंगे? और जो बिल पास कराने के लिए राज्यसभा में बीजेडी या वाईएसआरपी, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां आ जाती हैं, तेलुगु देशम पार्टी आ जाती है कभी, क्या ये अपना डेथ वारंट साइन करने आएंगे कि उनकी विधानसभाएं भंग करके चुनाव 2024 में करा दिए जाएँ? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में ड्यू है, तो वो चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग करके 2024 में भी चुनाव हो जाए? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा चाहेगा कि वो चुनाव हो जाए? अभी उसके चुनाव हुए। तो ये बोगस बात है, ध्यान भटकाने के लिए है, पैनिक रिएक्शन है। इंडिया गठबंधन और अडानी के खिलाफ जो कल बम फूट गया, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए मीडिया में एक शिगुफा चलाने के लिए है। और इसके लिए मोदी साहब माहिर हैं, जाने जाते हैं। लेकिन ये चलेंगे नहीं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फेलियर बहुत बड़े बड़े हैं। अभी G20 की बैठक होने वाली है। आपको मालूम है चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं। पुतिन पहले से मना कर चुके हैं। कितना बड़ा फेलियर है। क्या यूक्रेन पे 2 बार मीटिंग हुई G20 की, विदेश मंत्रियों की और वित्त मंत्रियों की, भारत में, भारत की अध्यक्षता में हुई। यूक्रेन पे एक साझा बयान नहीं करा पाए। अमेरिका नाराज़ है इस बात से। आप कैसे पश्चिम के देशों को आप मनाएंगे कि यूक्रेन पे आप मान लो वो बात? क्योंकि बाली में जब बैठक हुई थी पिछली G20 की,
तो बाली में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का शब्द इस्तेमाल करते हुए ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था। भारत की अध्यक्षता में नहीं आ पाया, चीन और रूस के दबाव में। तो फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे बड़ी विफलता है। G20 की अध्यक्षता करते हुए आप ये नहीं कर पाए। देखिए, ये जो आंकड़े का जो आंकड़ेबाजी है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। मैं एक एग्जांपल दूं, कोई एक नदी है, उसमें 5.5 फुट का पानी है और वहाँ पे 10 लोगों को पार करना है। उसमें कुछ लोग 5 फुट के भी हैं, कुछ लोग 6 फुट के भी हैं, और कहोगे ये एवरेज हाइट जो है वो 5.8 आ रही है, सब लोग पार कर जाओ, तो जो 5.5 फुट के नीचे होंगे डूब जाएंगे ना पानी में। तो ये आंकड़ेबाजी खतरनाक है। ये जो आप 7.5 की फिगर बता रहे हो, ये पहली बात की बेस ईयर क्या है? बेस ईयर नहीं है, ये ईयर टू ईयर बेसिस है, क्वार्टरली फिगर है, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर में है, ईयर टू ईयर बेसिस है। मैं इसकी तय में नहीं जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस है। मैं एग्जांपल दूँ आपको कि 100 में 33 नंबर लाने में बच्चा पास होता है। एक बच्चे को पिछले साल 15 नंबर मिले, ये बार 30 नंबर मिले, तो अपने बाप को बताएगा कि मेरे नंबर में 100% का जंप आया है, पिछले साल से 100% ज़्यादा नंबर है, लेकिन फिर भी हुआ है। देखिए, इकॉनमी को नापने का तरीका पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम में दुनिया के तमाम देशों में बहुत पीछे है भारत। आपके घर में कितना पैसा आता है वो ज़रूरी चीज़ है, ओवरऑल इकॉनमी की फिगर ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? दुनिया में, भारत में 1% लोगों के पास 40% से ऊपर संपत्ति है भारत की। इसमें एवरेज की बात आप क्या करेंगे? इकॉनमी वो बड़ी होती है जिसमें कि परचेजिंग पावर हो। आप 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज दे रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि दुनिया की आप 5वें नंबर की इकॉनमी हो। ये कौन सी बात है?